बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम अनवर, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमने 6 लेक्चर में एंजाइम्स को कवर करना है। इस सिलसिले में 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करते हैं एंजाइम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक, उसमें हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसको हम कैटालिसिस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉन्सेप्ट मैप आपके लिए क्या है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आती हैं जब ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, कैटालिसिस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म के एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम्स के कौन कौन से मॉडल्स हैं जिसमें लॉक एंड की मॉडल है, और नेक्स्ट इंड्यूस फिट मॉडल है, और लास्ट में इन 2 मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया कि एंजाइम्स की जो रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से एक क्या थी कि एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी थी। एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक थी ये कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर, कि वन एंजाइम कैन कैटालाइज वन रिएक्शन ओनली और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। नेक्स्ट हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है ये किस वजह से थी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट अमाइनो एसिड की वजह से, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक्टिव साइट में जो मौजूद होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, उस पे मौजूद अमाइनो एसिड्स के कंपोजिशन पर मुश्तमिल होती है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। और उसके साथ साथ ये स्पेसिफिसिटी एंजाइम के उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से भी होती है, जो कि वो टर्शरी लेवल के दौरान क्या करता है, अटेन करता है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और बाइंड करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज करता है उस सबस्ट्रेट को, फिर बाद में उससे रिलीज हो जाता है रिएक्शन से, और फिर दूसरे रिएक्शंस में क्या होता है, अपना रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट देखिएगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेम्पोरली, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, वो जो ईएस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट टाइम के लिए बनता है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो स्टूडेंट, जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो 3 तरह के कैटालिसिस कर सकता है वो। एक, या तो उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा उससे प्रोडक्ट में, या उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एटम्स की या फंक्शनल ग्रुप की क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, आइसोमरिज्म करेगा, या तीसरा फंक्शन क्या है, या तो वो सिंथेसाइज करेगा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो ये 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है एंजाइम। तो अब जब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज आती है, एंजाइम की शेप में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर प्लेस में क्या करता है, ओरिएंट करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, लोअर कर देता है। फिर हम कहते हैं ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये जो एक्टिवेटेड ईएस कॉम्प्लेक्स है, ये किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है, कि अभी हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट में, तो एक्टिव साइट में मौजूद अमाइनो एसिड साइड चेन्स जो हैं वो उनकी नेचर ऑफ साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होती है टाइप ऑफ बॉन्डिंग के लिए टू होल्ड द ईएस कॉम्प्लेक्स टेम्पोररीली। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, और वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड के साथ, तो तब क्या बनता है, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, कैटालिसिस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, के किन किन मैकेनिज्म के जरिए एंजाइम जो है वो रिएक्शन रेट को क्या करता है, इनहांस करता है। तो एंजाइम कैन कैटालाइज रिएक्शन थ्रू ए वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म व्हेन ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। के 3 वेज हैं स्टूडेंट्स। पहली बात,
या तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को ओरिएंट करेगा करेक्ट पोजीशन में, किस तरह से कि एक मॉलिक्यूल्स के एटम और बॉन्ड को दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम और बॉन्ड के साथ क्या कर देगा, अलाइन कर देगा करेक्टली, अलाइन कर देगा करेक्टली, ओरिएंट कर देगा। दूसरी बात क्या होगी कि एंजाइम उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में के बॉन्ड्स को क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा। अब ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग क्या होती है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स को डिस्टेबलाइज कर देगा, उसके बॉन्ड की ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि फंक्शन किसका था, कैटालिटिक साइट का था। और तीसरी बात स्टूडेंट्स क्या कि एंजाइम्स टेम्पोरेरली फंक्शनल ग्रुप्स को भी ऐड करवा सकता है उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है। मेटाबॉलिक पाथवे एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम है, जिसमें हर रिएक्शन जो है उसको एक पर्टिकुलर एंजाइम क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और फाइनली वो लीड कर रहा है formation of final product. Okay, metabolic pathway is a series of chemical reactions interconnected to each other, where each reaction is catalyzed by a specific enzyme that leads to formation of final product. अब metabolic pathway का फायदा क्या है, इसको आपने गौर से सुनना है। यहाँ मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऐड की हैं, तो आपने तवज्जो से सुननी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक पाथवे की फॉर्म में क्या है, ऑर्गेनाइज हैं। उनको ऑर्गेनाइज किया गया है मेटाबॉलिक पाथवे की फॉर्म में, जहां पर हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस की सीरीज है, उस केमिकल रिएक्शन की सीरीज में सक्सेसिव एंजाइम्स एक प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मौजूद हैं कि रिएक्शन 1 को जिस एंजाइम ने कैटालाइज करना है वो अपनी जगह पर मौजूद होगा, वो रिएक्शन 1 पर ही मौजूद होगा। रिएक्शन 2 को जिस एंजाइम ने कैटालाइज करना है वो उसी जगह पर मौजूद होगा, उसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। इस तरह से सो ऑन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, टेक प्लेस होगी। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के हैंड ओवर कर दिया जाता है, और एक रिएक्शन का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या एक रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे रिएक्शन में एज ए सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उस पर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, और वो प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है, रिएक्टेंट यूज होता है, और फाइनली जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। मेटाबॉलिक पाथवे की एग्जांपल्स आप देखिएगा स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिक पाथवे है, सेलुलर रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक पाथवे है, प्रोटीन सिंथेसिस मेटाबॉलिक पाथवे है, और लास्ट वन इज क्या, डीएनए रेप्लिकेशन भी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। जी स्टूडेंट्स, फीडबैक इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक पाथवे को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। कि अब किसी चीज की एक्सेस भी क्या होती है, नुकसानदेह होती है, तो इनहिबिशन जो है, फीडबैक इनहिबिशन जो है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। सेल का क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान जो पहला रिएक्शन है, जो अर्ली स्टेप है, उसको इनहिबिट करवाया जाता है, किसके जरिए, बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है इसके फीडबैक इनहिबिशन की, कि फीडबैक इनहिबिशन जो है वो इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, यूज ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है टू रेगुलेट इट्स ऑन फर्दर प्रोडक्शन। के जो मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ही अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये क्या सिग्निफिकेंस है किसकी, फीडबैक इनहिबिशन की। स्टूडेंट आपके डायग्राम में देखेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि आप देखिएगा कि फीडबैक इनहिबिशन में एक मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया गया है, जिसमें मॉलिक्यूल ए बी में चेंज हो रहा है, एंजाइम 1 कर रहा है, रिएक्शन 1 है, और बी मॉलिक्यूल जो कि प्रोडक्ट है रिएक्शन 1 का, वो एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है। सेकंड रिएक्शन में उस पर एंजाइम 2 एक्ट कर रहा है, और इवेंचुअली फाइनली जो प्रोडक्ट डी बन रहा है, जो प्रोडक्ट डी की फॉर्मेशन ट्रिगर कर रही है एंजाइम 1 को, कि अब वो उसके फंक्शन को इनहिबिट कर रही है कि अब तुम रुक जाओ, अब मैं बन चुका हूं, अब मेरी मजीद सेल की जरूरत नहीं है अमाउंट की, तो लिहाजा तुम अपने काम को रोक दो। इसको हम नाम देते हैं क्या, फीडबैक इनहिबिशन का। और नीचे स्टूडेंट देखिएगा, मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है इस फीडबैक इनहिबिशन को। जी स्टूडेंट्स, लॉक एंड की मॉडल।
अब एंजाइम्स और सबस्ट्रेट इंटरैक्शंस के दो मॉडल हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल। ये हमें क्या बताता है? लॉक एंड की मॉडल स्टूडेंट्स हमें बताता है कि जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक एक पर्टिकुलर की के साथ क्या होता है? फिट हो जाता है। और जिस तरह से एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है कर सकती है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है, एमसीक्यू स्टेटमेंट भी है। अब ये प्रपोज किसने किया? स्टेटमेंट एमिल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरएक्शन। अब इस मॉडल के कुछ फीचर्स भी हैं, खसूसियात भी हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के एंजाइम एज ए लॉक एक्ट करता है, एक्टिव साइट एज ए की होल एक्ट करती है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एज ए की के तौर पर एक्ट करता है। दूसरा फीचर क्या है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये बहुत लास्ट टाइम आपके बोर्ड के एग्जाम में ये एमसीक्यू आया था कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट क्या होती है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है कि एक्टिव साइट में कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन नहीं होती, ना तो रिएक्शन से पहले, ना रिएक्शन के दौरान, और ना ही रिएक्शन के बाद। तो मतलब क्या हुआ कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आता है। इसको हम कहते हैं कि एक्टिव साइट क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा कि एक्टिव साइट इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट और इट वाज अर्ली प्रपोज्ड मॉडल ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा कि इंड्यूस फिट मॉडल हमारे पास क्या होता है? इंड्यूस फिट मॉडल हमें बताता है, स्टेटमेंट बताती है कि जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन करता है अपने एंजाइम के साथ तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या आती है? चेंजेस आती है, चेंजेस इंड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से कैटालिसिस का प्रोसेस क्या होता है? इनहैंस होता है। द चेंज इन स्ट्रक्चर इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। अब प्रपोज किसने किया? डैनियल कोशलैंड ने 1958 में प्रपोज किया इंड्यूस फिट मॉडल को टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरैक्शन। अब व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट? कि इसको इंड्यूस फिट हम क्यों कहते हैं? कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड करता है बाइंडिंग साइट के साथ तो कैटालिटिक साइट इज इंड्यूस, कि कैटालिटिक साइट में ट्रिगर करवाई जाती है कि कैटालिटिक साइट जो है इस तरह से इंड्यूस होती है कि वो क्लोज आ जाती है किसके? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम्स है, एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। एक्टिव साइट इसमें इस तरह फिट हो जाएगी कि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बिल्कुल कवर कर लेगी। तो ये हमें कौन बताता है? इंड्यूस फिट मॉडल। तो इसके भी कुछ फीचर हैं स्टूडेंट देखेगा कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है कि एंजाइम जो है एज ए लॉक एक्ट नहीं करता, सबस्ट्रेट जो है एज ए की एक्ट नहीं करती, एक्टिव साइट एज ए की होल एक्ट नहीं करता, और जबकि तीसरा फीचर देखेगा अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, और एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और ये एक एडवांस अप्रोच है टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरएक्शन। और यही मॉडल हमें बताता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट। ये स्टूडेंट्स डायग्रामेटिक डिफरेंसेस बताए गए हैं दोनों मॉडल्स में, इसको देखिएगा। और इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल में स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल डिफरेंसेस हैं, तो इसको आपने देखना है। तो लेक्चर का अख्ताम हुआ स्टूडेंट्स। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।